हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे समझेंगे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है सुनने में बट बहुत ईजी कंसेप्ट है। क्या है इसमें? मैनेजमेंट ऑफ, मैनेज करना। किस चीज़ को मैनेज करना है हमें? इंटरैक्शन को और इम्पैक्ट को। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसका जो इंटरैक्शन है, उसका जो इम्पैक्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा ना हो, इसे सबसे ज़्यादा मिनिमाइज़ करना हो। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर ना हो, नेचर पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बट हम लोग आज के चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट ये दोनों टर्म्स हम लोगों को अक्सर सिमिलर टर्म्स लगते हैं। हम इसे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग इसे दोनों को कोई भी कंटेक्स्ट में यूज़ कर देते हैं बट दोनों में काफ़ी फ़र्क है और ये हम आगे देखने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हम मेटीरियोलॉजी के बारे में। मेटीरियोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट टर्म लग रहा है सुनने में पर बहुत बहुत इजी कंसेप्ट है। जब हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं उसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से उसे सेपरेट करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आती हैं और ये सब भी इस चैप्टर में इंक्लूड होता है। और फिर आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मतलब अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर कभी हो रहा है, सपोज़ अर्थक्वेक या फिर फ्लड या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे फायर वगैरह कहीं लग रही है, तो उस टाइम पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है हमें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज की पहली टॉपिक है हम लोगों की वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस इज रिफर्ड टू एज वेदर। वेदर क्या होता है? हमारे आसपास की एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उसे हम क्या बोलेंगे? वेदर। जैसे आज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आज का पूरा दिन एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। इनफैक्ट आज के दिन में अगर मैं एक अभी की बात कर रही हूँ तो अगर अभी इस वक्त बारिश हो रही है तो ये वेदर क्या हो गया? रेनी। सुबह में अगर धूप निकलेगी तो वो क्या होगा? सनी वेदर। तो वेदर एक ही दिन में बहुत बार चेंज हो सकता है। तो वेदर एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर प्लेस की भी बात हो रही है। मतलब अगर हम मुम्बरा में रहते हैं तो मुम्बरा में इस वक्त क्या वेदर था? ज़रूरी नहीं है जो मुम्बरा में वेदर है वही ठाणे में वेदर हो या फिर वही कलवा में वेदर हो, वो सारी चीज़ें डिफ़र करेगी। तो वेदर हमेशा हम एक पर्टिकुलर प्लेस की और एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। अब वेदर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हम लोगों की एयर की प्रिवेलिंग कंडीशन पर। अगर एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, बारिश होगी। अगर मॉइस्चर कम है, ह्यूमिडिटी रहेगी। या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है तो हम लोगों को सन की हार्श रेस पड़ेगी। इस तरह से वेदर हम लोगों की एयर की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हम लोग फ्रिक्वेंटली इसको किस तरह से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं? आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, या फिर कल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। इस तरह से हम वेदर को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ आज की बात कर रहे हैं, या फिर सुबह बहुत गर्मी थी। ये सारी चीज़ें हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये वेदर की बात हो रही है। उसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्लाइमेट।
क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट भी हम लोगों की सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही है, लेकिन ये एक बड़े एरिया पर होगा और बहुत ज़्यादा टाइम तक के जब हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम का एवरेज निकालते हैं, तब जाकर हम क्लाइमेट की क्लाइमेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एवरेज निकालेंगे बहुत सारी डेली रीडिंग्स का और उसके पैरामीटर्स का, उस बहुत सालों तक के, सेवरल ईयर्स तक के। तो उसके बाद जो हम कंक्लूजन पर आते हैं एक पूरे पर्टिकुलर एरिया का, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन। अब जैसे कि हमारा यहाँ पर रेनी सीजन चल रहा है, तो क्लाइमेट क्या हो गया यहाँ पर? रेनी। तो लॉन्ग टाइम तक के 3-4 महीने तक यहाँ पर बारिश होगी। अब ये 3-4 महीने तक बारिश होगी, ये कैसे हम लोगों को पता चला? बिकॉज ये चीज़ें बहुत सालों तक पढ़ी गई थी और बहुत टाइम तक के चल रही थी। और ये सिर्फ मुमरा की बात हो रही है क्या? नहीं। ठाणे की बात हो रही है क्या? नहीं। ये ओवरऑल एक लार्ज एरिया की बात हो रही है, महाराष्ट्र या इंडिया। तो हम लोगों के यहाँ पर क्लाइमेट बहुत काफ़ी टाइम तक के चेंज होता है, और इससे हम लोगों को कैसे पता चलता है? सेवरल ईयर्स तक के हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत बड़े एरिया पर होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वेदर की जब हम बात करते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेदर एक दिन की बात कर सकते हैं हम, कुछ घंटे की भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन क्लाइमेट में हम एक दिन की बात नहीं करते। क्लाइमेट में हम महीनों की बात करते हैं या सालों की बात करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा डिफरेंस कि ये मिनट्स में भी चेंज हो सकता है, आवर्स में भी चेंज हो सकता है वेदर, लेकिन क्लाइमेट बहुत टाइम तक के एक ही रहेगा। वो बहुत धीरे धीरे स्लोली चेंज होता है हम लोगों का क्लाइमेट। अब वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन किन किन चीज़ों पर रिलेटेड होती है? सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा प्रेशर है, किस तरह से वो प्रेशर है, उस पर डिपेंड करता है। क्लाउड्स किस टाइप के हैं, रेनी क्लाउड्स है या नॉर्मल क्लाउड्स है, और वो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी प्रेजेंट है। रेनफॉल, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। विजिबिलिटी हम समझेंगे, ये नॉर्मली हम लोग ठंडी के मौसम में देखते हैं। विंटर में जब फॉग होता है तो विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है सुबह में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फॉग हटता है तो रोड्स क्लियर हो जाते हैं। तो विजिबिलिटी हम लोगों को इससे क्या पता चला कि जब विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब फॉग है, तो ये भी एक वेदर और क्लाइमेट का रिलेटेड फैक्टर है। एज सच वेदर और क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हम देख रहे हैं। फिर आता है टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ये भी हमारे क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ सनलाइट कितनी है, कितनी इंटेंसिटी है सनलाइट की, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर जब हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर आते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये आज का वेदर होगा, ये इतने टाइम का क्लाइमेट होगा। तो हमारा वेदर और क्लाइमेट इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो दोनों का डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक स्पेसिफिक टाइम पर और पर्टिकुलर प्लेस पर जब होगा तो हम उसे बोलेंगे वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म की प्रीडोमिनेंट कंडीशन होती है और ये एक लार्जर एरिया पर होती है। वेदर कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्लाइमेट कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता। अब वेदर हमेशा एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ रिलेटेड होता है, क्लाइमेट स्पेसिफिक लोकेशन के साथ नहीं, एक लार्जर लोकेशन के साथ होता है और साथ ही साथ ज़्यादा टाइम के लिए होता है। वेदर
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। अब चेंजेस इन वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पूरे दिन बारिश नहीं हो, पूरा दिन सनी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बारिश हो। तो वेदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम शॉर्ट टाइम के लिए भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट बहुत धीरे धीरे स्लो होता है और बहुत टाइम लेता है वो चेंज होने के लिए। अब क्लाइमेट का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों की बेसिक नीड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन। ये सारी चीज़ हमारी इन्फ्लुएंस होती है। अगर क्लाइमेट ठंडी का मौसम है, स्वेटर्स वगैरह पहनकर घूमते हैं हम, तो हम लोगों की क्लोथिंग उस तरह से मैटर करती है। फिर अब विंटर क्लाइमेट में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में, नेचर में जो हम लोगों को फूड अवेलेबल है, हम वही खाएंगे। तो क्लाइमेट से हम लोगों का फूड, क्लोथिंग, शेल्टर भी, हम लोग जिस घर में रह रहे हैं तो उसमें हीटर लगा देना, ये सारी चीज़ें हम लोगों की क्या हो जाती है, डिफ़र करती है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है। अलग अलग एरिया पर लोगों का अलग अलग रहन सहन होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हर जगह का क्लाइमेट डिफ़र करता है। अब राजस्थान में जो लोग जिस तरह से रह रहे हैं, वही लोग सेम चीज़ें कश्मीर में नहीं कर सकते। तो कश्मीर के लोगों का रहन सहन, उनका रहने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके खाने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत अलग होती है। तो हर जगह की ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज हर जगह का क्लाइमेट क्या होता है, अलग होता है। और ये स्पेशली क्लाइमेट एग्रीकल्चरल कंट्री पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज हम लोगों के यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कब बारिश होगी, कब हमें बीज बोनी है, कब काटना है, कब वो उगेगा, ये सारे फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पर। तो क्लाइमेट एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर्स अफेक्ट करता है विंड पर, टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ती है क्लाइमेट से, ताकि हम रनवे, सीपोर्ट्स, ब्रिजेस, स्काई स्क्रेपर्स, ये सारी चीज़ें बना सकें। उसके बाद आता है वेदर। वेदर का क्या इम्पोर्टेंस है? अब डेली वेदर हम लोगों की क्लाइमेटिक कंडीशन को और साथ ही साथ हमारी ह्यूमन लाइफस्टाइल को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हम लोगों का नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं अर्थ पर। अब ये जो एनवायरनमेंट है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम लोगों के डेली वेदर पर। और इससे हम लोगों की जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है, वो भी किस पर डिपेंड करेगा, वेदर पर। जैसा वेदर होगा उस हिसाब से वो ग्रो करेगा, उस हिसाब से वो डेवलप होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है वेदर का, वो हम लोगों की ह्यूमन या फिर एनिमल्स की लाइफस्टाइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, हम लोगों की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है। उसके अलावा हम लोगों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, लाइक हम लोगों की डाइट क्या होगी, हम कौन सा खाना खाएंगे, हम किस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, हमारे घर का तरीका क्या होगा, लाइफस्टाइल क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। जैसे कि कश्मीरी और राजस्थानी पीपल, यही सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले दी थी कि कश्मीरी पीपल की लाइफस्टाइल अलग होगी, राजस्थानी पीपल की लाइफस्टाइल अलग होगी। क्यों? बिकॉज उनका क्लाइमेट और वेदर वैसा है। फिर आता है सेलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, वाटर साइकिल। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, वेदर से रिलेटेड होती है। और ये सारी चीज़ें आपस में भी इंटर रिलेटेड होती है। अब बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक में। वेदरिंग ऑफ रॉक क्या होती है, रॉक को धीरे 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 तोड़ना और उससे सॉइल बनती है। वेदरिंग सॉइल, रॉक सॉइल किस तरह से बनती है, रॉक को फाइन पार्टिकल्स में जब हम तोड़ देते हैं,
मतलब हम नहीं तोड़ते हैं, नेचर तोड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों की सॉइल बनती है। तो वो सॉइल बनने का, सॉइल फॉर्मेशन, एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, ये भी किस पर डिपेंड करता है? वेदर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? बिकॉज हवा तेज़ चलेगी, तो हवा तेज़ चलती है तो वो धीरे धीरे कट्स करती है पत्थर पर, रॉक्स पर, और इस तरह से धीरे 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 वो पत्थर टूटता है और उससे सॉइल बनती है। अब वो जिस टाइप का पत्थर रहेगा उस टाइप की सॉइल बनेगी और उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में प्रेजेंट होंगे। तो ये भी चीज़ किस पर डिपेंड करती है? वेदर पर डिपेंड करती है। उसके अलावा बारिश से भी वेदरिंग होती है। बारिश का जो पानी होता है वो भी अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से पत्थर पर गिर रहा है तो काफ़ी टाइम तक जब गिरेगा तो वो पत्थर टूटता है और धीरे धीरे सॉइल बनती है। और सॉइल बनने ऐसा नहीं है कि कुछ दिन लग रहे या कुछ घंटे लग रहे हैं। सॉइल बनने बहुत बहुत टाइम जाता है, बहुत साल लग जाते हैं सॉइल का, बहुत छोटा सा लेयर बनने के लिए। फिर आता है माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में ग्रो करते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स पे ग्रो करते हैं। तो ये भी क्लाइमेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसा क्लाइमेट होगा उस हिसाब से सॉइल होगी, उस हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उस हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर, मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी क्या है? एक सिंपल सा साइंस है जो क्या स्टडी करता है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ों को जब हम इंटर रिलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को जब स्टडी करते हैं हम, तो उस स्टडी को, उस साइंस को हम क्या नाम देते हैं? मेटियोरोलॉजी। जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और कंक्लूजन्स पर आते हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम? स्टॉर्म, तूफान आ रहा है या बारिश होने वाली है या बिजली गिरने वाली है, ये सारी चीज़ें मोस्टली हम लोगों को पहले पता चल जाती हैं। तो ये कैसे पता चल जाती हैं? बिकॉज ऑफ दिस स्टडी, मेटियोरोलॉजी। जैसे अभी तूफान आकर गया था निसार का, ये जो तूफ़ान था इसके बारे में हम लोगों को पहले से पता था कि हाँ ये तूफ़ान आने वाला है, ये मुंबई में इतने टाइम पर आएगा, महाराष्ट्र में इतने बजे आएगा और ये इतने इंटेंसिटी से आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को कैसे पता चलती है? बिकॉज वो लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सारे कनेक्ट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं और ये स्टडी करने के बाद कंक्लूजन पर आते हैं कि हाँ यहाँ पर तूफ़ान आएगा, वो यहाँ से शुरू होगा, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ पर जाएगा तो ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। तो ये सारी चीज़ें एक अजम्पशन होती है और ये अजम्पशन कौन करते हैं? मेटियोरोलॉजिस्ट। और इस साइंस को, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेटियोरोलॉजी। अब इस सारी चीज़ों पर डिपेंड करके हम वेदर फोरकास्ट वगैरह बनाते हैं कि आज का दिन ऐसा होगा, कल या और फिर आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, या फिर आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी। आप लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में भी वेदर फोरकास्ट होता है हम लोगों को कि हाँ आज का दिन थोड़ा सनी होगा, टेम्परेचर इतना होगा। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों को कैसे पता चलती है? बिकॉज ये लोग इस पर स्टडी करते हैं और उससे फोरकास्ट करते हैं, मतलब पहले से बता देते हैं। और ये किसके लिए यूज़फुल होती है? हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, उसके अलावा फार्मर्स के लिए, बिकॉज उनकी तो पूरी लाइफस्टाइल ही क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। फिशरीज़ के लिए, मतलब फिशरमैन वगैरह जो है वो लोगों को भी फ़र्क पड़ता है इससे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो लोग सी में नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन पर भी अफेक्ट करती है। और एविएशन, मतलब एरोप्लेन्स वगैरह के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ान है उस टाइम पर फ़्लाइट्स टेक ऑफ वगैरह नहीं करती, तो ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें ऑब्जर्वेटरीज होती है। ऑब्जर्वेटरीज क्या होती है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी उसमें प्रेजेंट होती है और जिससे वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूजन पर आते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये लोग
क्या करते हैं, सिर्फ आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती है, मशीन्स होती है, जो उन लोगों को हेल्प करती है उन लोगों के कंक्लूजन्स पर आने के लिए। तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हर कंट्री में ऑलमोस्ट अपना एक खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। If present climatic conditions are analyzed with reference to past climatic conditions, we can predict climatic changes of future. जैसे कि हम लोग जब फोरकास्ट वगैरह वो लोग करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पास्ट में इतने इतने टाइम तक के ऐसे ऐसे हो रहा था, आज इतना ऐसा वेदर है, तो कल ऐसे हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं फोरकास्ट में एग्जैक्टली ये लोग प्रेजेंट और पास्ट को रिलेट करते हैं कि हाँ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस जब चलती है तो ऐसा ऐसे होता है, और उस हिसाब से वो लोग कंक्लूजन्स पर आते हैं, और इस हिसाब से ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा क्लाइमेट होगा या ऐसा वेदर होगा, और फोरकास्ट होता है। फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पर क्लाइमेट एक ही तरीके से रहता है, मतलब हाँ बर्फ़ है तो बर्फ़ ही है, वहाँ पर ज़्यादा तूफान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्लाइमेट अगर चेंज नहीं हो रहा है जल्दी जल्दी, तो ऐसी जगह पर फोरकास्ट करना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर क्लाइमेटिक चेंजेस कॉम्प्लेक्स है कि कभी भी धूप गिर रही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बर्फ़ पड़ रही है, तो ऐसी जगहों पर क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेडिक्ट करना, वेदर फोरकास्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब सिंस हर कंट्री में अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया में भी अपना एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और सरप्राइजिंगली ये बहुत बहुत पहले से है। और ये फाउंड हुआ था 1875 में, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पर, लेकिन शिमला में। अब उसकी हेड ऑफिस पुणे में है, और रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में प्रेजेंट है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या काम करता है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। और किन किन लोगों को वो प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन, एविएशन में, शिपिंग के लिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मरीन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में हम लोगों को क्लाइमेट के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये लोग हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कैलामिटीज़, जैसे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सैंड स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डिज़ास्टर्स है, कैलामिटीज़ है, ये सब प्रेडिक्ट करते हैं ये लोग थ्रू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये क्या करते हैं फिर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है मास मीडिया या फिर टेलीविज़न न्यूज़ पर, या फिर जितने भी इंटरनेट पर डाल देते हैं, तो हर तरीके से ये लोग नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स तक न्यूज़ पहुंचाने की ट्राई करते हैं। अब ये लोग किस तरह से ये चीज़ करते हैं, ये लोग मैप्स बनाते हैं वेदर के बारे में, डेली प्रेडिक्शन होता है वेदर का, और हर रोज़ एक मैप बनता है, तो हर 24 आवर में एक मैप बनता है वेदर के बारे में, और ये सर्कुलेट होता है थ्रू आउट, और सब लोगों को ये मैप मिलता है। अब रिसर्च, ऑब्वियसली यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में रिसर्च कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्लाइमेटिक चेंज के रिलेटेड अगर हम लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट बनाना या फिर उसमें कोई चेंजेस करना, तो इस चीज़ पर रिसर्च चलती है। इसके अलावा प्रेडिक्शन करना, क्लाइमेट रेडार के थ्रू हम लोगों को क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना है, इस चीज़ पर रिसर्च चलती है वहाँ पर। क्लाइमेट रिलेटेड सेस्मोलॉजी, मतलब किस तरह से हम लोगों का क्लाइमेट चेंज होने वाला है, वो सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना। रेनफॉल प्रेडिक्ट करना बाय सैटेलाइट्स, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उन सब चीज़ों पर रिसर्च इस डिपार्टमेंट पर चलती है। और इसलिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स विथ हाई क्लास टेक्नोलॉजी ऊपर
स्पेस में छोड़ कर रखी है ताकि हम एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स है, डिज़ास्टर्स वगैरह है, जल्दी पहले से प्रेडिक्ट कर पाए। और हम लोगों की ये सारी टेक्नोलॉजी अच्छी खासी चल भी रही है और अच्छे खासे रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं इन सैटेलाइट से। अब आता है मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। मॉनसून मॉडल में हम मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं। मॉडल मतलब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश कब होगी, किस तरीके से होगी। तो ये बहुत बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि बारिश कैसी होगी, किस तरह से होगी। इंडिया में 100 साल से भी पहले से लोग बारिश को प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली बारिश को प्रेडिक्ट करने का या क्लाइमेट प्रेडिक्ट करने का जो स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट फेमाइन के बाद हुआ था। फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाता है। तो जब सूखा पड़ गया था उसके बाद H.F. ब्लैनफोर्ड, जो उस टाइम पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम IMD बोलते हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन शुरू किया था। तो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था प्रेडिक्शन स्नोफॉल का हिमालयाज़ में, और स्नोफॉल होगी किस तरह से होगी उस चीज़ को उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे। कैसे प्रेडिक्ट किए थे? यही चीज़ है, आसपास की जो पहले की जितनी भी कंडीशन है उसको, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, प्रेजेंट कंडीशन की इन्फॉर्मेशन लेकर उन्होंने फ्यूचर का प्रेडिक्ट किया था। स्नोफॉल का किस तरह से होगा, स्नोफॉल का प्रेडिक्शन किया था उन्होंने। उसके बाद में 1930s में उस वक्त के जो डायरेक्टर थे IMD के, सर गिलबर्ट वॉकर, उन्होंने रिलेशनशिप एक इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स और इंडियन मॉनसून के बीच में। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो किस तरह से इंडिया की बारिश को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ की बारिश वर्ल्ड वाइड फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन लोगों के एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करती है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1930s में। और उसके बेसिस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया था कि मॉनसून का नेचर कैसे हो सकता है इंडिया में। और फिर डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर की इनिशिएटिव से 1990s में सबसे पहला मॉनसून मॉडल बना था। मॉनसून मॉडल मतलब एक ऐसा मॉडल जो प्रेडिक्ट करेगा कि बारिश किस तरह से होगी और कैसी होगी। तो और ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था? 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स पर डिपेंड किया था। और ये मॉडल हम यूज़ कर रहे थे 1990 से लेकर 2002 तक के। और ये मॉडल क्या करता है? सिर्फ हम लोगों के लिए बारिश प्रेडिक्ट करता है, बारिश किस तरह होगी, कैसी होगी, कितनी तेज़ होगी, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करता है। अब जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डायनामिक मॉडल, जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे काम करता है? ये एक्चुअली काम करता है सुपर कंप्यूटर्स पर। तो हम इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं और कंप्यूटर के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हम लोगों के लिए मॉनसून को या फिर क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करता है। तो इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक मॉडल। अब इससे 60% तक की एक्यूरेसी मिलती है। मॉनसून को अब तक के जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है वो 60% तक के एक्यूरेट था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था ना बहुत कम था, ओके था। और वाइडली यूज़ होता है ये, बट ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए अच्छा है। अगर हम लोगों को 3 से 4 महीने या फिर उससे ज़्यादा के लिए अगर प्रेडिक्ट करना है किसी भी चीज़ का क्लाइमेट, तो उसके लिए उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ये उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और ये मैथमेटिकली भी एनालाइज होती है, इस वजह से इस डायनामिक मॉडल को हम मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मॉडल। नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन से चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं और उसको स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्लाइमेट क्या होगा।
अब ये डेटा भी एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, और रीसेंट डिकेड्स में हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे थे 2002 से 2004 तक के। और लेकिन फिर अगेन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था मेथड, उतना ज़्यादा परफेक्टली एक्यूरेटली वो नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इस वजह से नए मॉनसून में मॉडर्न फोरकास्टिंग सिस्टम ढूंढ रहे हैं लोग। अब आता है नेक्स्ट हम लोगों का होलिस्टिक मॉडल। अब सिंस हम लोगों का ट्रेडिशनल मेथड था डायनामिक मॉडल और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये दोनों ही फेल कर गए, तो साइंटिस्ट ने एक नया अप्रोच निकाला जिसमें वो लोग डायनामिक मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल दोनों को, जितने भी दोनों के पैरामीटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट को, उसे चूज़ करते हैं, उसको मिलाकर फिर उसके बाद में वो लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं और मॉडल बनाते हैं हम लोगों के क्लाइमेट का। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलते हैं? होलिस्टिक मॉडल। इससे हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। और ये क्या होता है, ये कोई खुद का मॉडल नहीं होता है, इसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं जो ज़्यादा अफेक्ट करता है हम लोगों के मॉनसून मॉडल्स पे, और फिर उसके बाद में प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ पर आज हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। काफ़ी इजी जो टॉपिक है वो भी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह।